जी बेसिक हम HTML क्रिएट करने के बाद एज यूजुअल बेसिक HTML क्रिएट करने के बाद हम आज जो अपना एक नया मॉड्यूल सीखना शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है उसको पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई भी वेबसाइट जो हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ या W3 स्कूल ओपन करता हूँ, अच्छा इस वेबसाइट के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो HTML से बना हुआ है। लाइक ये कोई हेडिंग लगी हुई है, ये कोई पैराग्राफ लगा हुआ है, उसके बाद ये कोई हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये बटन है, ये कोई इमेज लगी है, ये कुछ इमेजेस लगी हैं, ये प्रोजेक्ट्स लगे हैं, ये बैकग्राउंड पे कोई इमेजेस लगी हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ये वही हैं जो हमने HTML में पढ़ी हैं, लेकिन हमने HTML में जितना भी पढ़ा है वो ऐसा नहीं नज़र आ सकता। उसमें दो चीज़ें हम गैप है जो हमारा जो इसके अंदर नज़र आ रहा है लेकिन जो हमने सीखा है उसमें नहीं है। एक वो ये कि ये प्रॉपरली अलाइंड है, प्रॉपरली लेआउट है। लेआउट मतलब कि ये वाली पिक्चर इधर नज़र आएगी, ये वाला टेक्स्ट इधर नज़र आएगा, हेडिंग लेफ्ट पे नज़र आएगी, इधर लेफ्ट हेडिंग इस तरह से नज़र आएगी, अंडरलाइन होगा, इधर पिक्चर नज़र आएगी। तो ये हर चीज़ जो है ना यहाँ प्रॉपरली अलाइंड है कि इसको इधर होना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, ये किसने डिसाइड किया कि ये ऐसे होगा? ये नॉर्मली UI UX डिज़ाइनर जो होते हैं, जो फिग्मा बनाते हैं। फिग्मा एक टूल है जिसमें वेबसाइट्स को पहले डिज़ाइन किया जाता है। उस वेबसाइट का फिर हम HTML क्रिएट करते हैं और फिर उसके ऊपर CSS अप्लाई करके उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसको प्रॉपरली फॉर्मेटेड बनाते हैं। तो HTML में जितना भी हमें सीखा है, या तो चीज़ें आमने सामने आएंगी इन केसेस ऑफ अगर वो इनलाइन टैग्स हैं, या टैग्स ऊपर नीचे आएंगे इन केस ऑफ वो ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। तो यही दो चीज़ें हमने डिफरेंसेस सीखे हैं। लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ पे देखो जो वेबसाइट हमें नज़र आ रही है ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड है। मीन कुछ चीज़ें लेफ्ट पे नज़र आ रही हैं, कुछ राइट पे नज़र आ रही हैं, कुछ जो है वो किसी का कलर ये है, किसी की चीज़ें ऐसे हैं। तो ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज या प्रॉपरली लेआउटेड है वेबसाइट एज कम्पेयर टू जो हम HTML में बनाते हैं। ये जो पावर इसमें ऐड होती है कि चीज़ों को कहाँ पे दिखाना है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लेआउट्स। और ये जो लेआउट्स हैं ये CSS से बनते हैं। जो हम आज नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये उसकी मदद से हम इस तरह के ब्यूटीफुल डिजाइन बना पाते हैं। सही है? तो सिर्फ HTML समझो कि अगर हम कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लेते हैं तो HTML जस्ट हम इंटों से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, CSS से हम उसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, उसके ऊपर कलर्स करेंगे, उसके ऊपर जो भी बाकी का मटेरियल्स होता है वो उसके ऊपर ऐड ऑन करेंगे ताकि वो अच्छा नजर आना हमें नजर आए। तो वो सारा काम CSS से होगा। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? डेफिनेटली कलर्स को अप्लाई करना, जैसे ये बैकग्राउंड पे कलर है, यहाँ पे डिफरेंट कलर है, उसके ऊपर ये इनकी अलाइनमेंट करना कि ये इमेज इतने गैप इसके अंदर आएगा, इसके अंदर इतना गैप होगा, ये सर्कल में नजर आएगी। उसके बाद जब मैं इस पे होवर करूंगा तो ग्लू आएगा। होवर मतलब माउस अगर किसी चीज के ऊपर जाता है उसको हम होवर बोलते हैं कि मैं इस चीज पे होवर कर रहा हूँ, मैं किसी चीज पे माउस लेके जा रहा हूँ, उसका स्टाइल बदल रहा है, मतलब उसके गिर्द ग्लू सा आता है। आप अगर देखो ऐसे, मैं जब इस पे होवर करता हूँ तो ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। ये सारे फीचर्स जो हैं, फिर ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आगे को मूव करता है, ये वाला फीचर, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, और उसके अलावा ये जो है, ये जो एनिमेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो ये मतलब नॉर्मली हम जितने भी टैग यूज करते हैं वो ऑल द टाइम नजर आते रहते हैं हमें। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं इसके ऊपर जिस पे होवर कर रहा हूँ बस वो टेक्स्ट नजर आ रहा है। ये वाला फीचर कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? ये इसकी मूविंग हो रही है यहाँ पे, ये जैसे मूव कर रहा है। इसी तरह अगर हम इस वेबसाइट में जाएं, ये आपको कुछ यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये टेक्स्ट का कलर डिफरेंट है जो हमने HTML में सीखा है। HTML में तो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है,
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका कलर डिफरेंट है, इसकी फॉन्ट फैमिली यानी कि इसका दिखने का स्टाइल थोड़ा फर्क है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये एक बटन्स लगे हैं लेकिन सबके कलर्स डिफरेंसेस हैं। ये एक बॉक्स बना हुआ है, अभी तक हमने कोई ऐसा बॉक्स बनाने का तरीका नहीं सीखा। तो अल्टीमेट जितना कुछ कंटेंट हमें नजर आ रहा है वो सारे का सारा कंटेंट तो HTML से ही जनरेट होगा, जो टैग हमने पढ़े हैं वही यूज होंगे। अब हम एक नया मॉड्यूल सीखेंगे जिसकी मदद से हम इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, दिखने में अच्छा लगे। समझ आ रही है आपको कि हम इसके ऊपर कलर्स अप्लाई करेंगे, इसको लेआउट करेंगे। लेआउट मतलब कौन सी चीज कहाँ पे नजर आएगी इस चीज को डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स अप्लाई करके उसको खूबसूरत बनाएंगे एंड बहुत सारे और काम भी हम इसके साथ करेंगे। सही है। तो इसके लिए जो हम टूल यूज करेंगे, जो सिस्टम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सही है। वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो डेफिनेटली वो कैसे यूज होगी उसके ऊपर हम आते हैं। अभी तक ये बेसिक मैंने HTML बनाई है जो हम पहले भी यूज करते रहे हैं, इसमें कोई ऐसा फैंसी बात नहीं है जो हमें नहीं पता। सही है। अच्छा, अब हमें पता है कि इसमें हम दो तरह का ही अलाइनमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हम ब्लॉक लेवल बना लें चीजें या इनलाइन चीजें बना लें या टेबल के अंदर वो कॉलम्स बन जाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा फीचर आता है। बट मोस्ट ऑफ द चीजें इनलाइन या ब्लॉक ही रहती हैं और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कुछ भी फैंसी नहीं होता, कुछ की कलर्स नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। सही है। लेकिन जो हम एक्चुअल वेबसाइट्स देखती हैं वो ऐसे नजर नहीं आती। तो इसका मतलब है ये जो टैग्स हम बनाएंगे इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम फिर CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल करने वाले हैं। सही है। अच्छा, अब वो अपनी HTML डेफिनेटली CSS का काम लेआउट करना नहीं है। मतलब अगर आपने कोई भी कंटेंट बनाना है, कोई हेडिंग बनानी है, कोई पैराग्राफ बनाना है, वो CSS का काम नहीं करना, वो HTML नहीं करना है। CSS का जो काम है उसने अपना काम करना है। वो क्या है, उसने अट्रैक्टिविटी बढ़ानी है, कलर्स अप्लाई करने हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज करनी है, दिखने में अच्छा लगे, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, एनिमेशंस और डिफरेंट फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट फैमिली, बॉर्डर्स, पैडिंग, ये चीजें CSS ने ऐड करनी है। लेकिन वो सारी की सारी चीजें हमारे टैग्स पे अप्लाई होनी है। तो एक तरफ हमारे पास CSS है, एक तरफ हमारे पास HTML है, तो हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, बाइंड करना है, ताकि ये दोनों आपस में मिलके चले। क्योंकि अगर वो CSS सेपरेटली चलेगी तो वो किसको खूबसूरत बनाएगी, ऐसे नहीं होता है। तो हमें अपनी HTML के साथ CSS को लिंक करना है। अब ये लिंक करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। अच्छा, पहले तरीकों को हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल। क्या बोलते हैं? इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का क्या मतलब होता है, मैं आपको लगा के भी दिखाता हूं कि हम टैग के ऊपर ही स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। जैसे एक एट्रीब्यूट है हमारे पास स्टाइल का, हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं मे बी रेड। सही है। इसको हम बोल रहे हैं इनलाइन स्टाइल। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये जो मैंने CSS अप्लाई की है, डेफिनेटली अभी हमने ये क्या चीज अप्लाई की है, इसका क्या सिंटैक्स है, ये मैंने नहीं बताया, वो मैं आगे आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, CSS स्टार्ट करूंगा तो फिर समझाऊंगा। अभी के लिए जो एक तरीका है कि अपनी HTML के साथ CSS को लिंक करना, जोड़ना, उसके ऊपर चीजें अप्लाई करना CSS की, उसमें एक कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइल। तो वो कैसे हम इसको हम क्या बोलेंगे, ये चीज क्या है ओवरऑल अगर HTML की जुबान में देखें तो एट्रीब्यूट। तो इनलाइन स्टाइल फिर किस मदद से यूज होता है, एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, स्टाइल। ये स्टाइल एट्रीब्यूट HTML में जितने भी टैग हैं सब पे चलता है। जैसे कुछ एट्रीब्यूट थे ना वो स्पेसिफिकली कुछ चीजों पे चलते थे, जैसे ऑडियो वीडियो पे कंट्रोल्स चलते हैं, वो बाकी एंकर टैग पे नहीं चलेंगे, डेफिनेटली उसका मीनिंग नहीं है वहां पे कोई। तो लेकिन स्टाइल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो जितने भी टैग आपकी एग्जिस्ट करते हैं HTML में सब पे चलता है। सही है। तो आप किसी टैग पे भी स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा सकते हो। तो अगर आपने अपनी HTML के ऊपर CSS अप्लाई करनी है और इनलाइन CSS अप्लाई करनी है तो आप कैसे करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, उसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट का नाम होगा, इक्वल टू का साइन होगा एंड वैल्यू क्या होगी, जो भी CSS हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अभी वो CSS क्या होती है वो हमने नहीं पढ़ी, तो अभी के लिए हम उसको स्किप करेंगे। लेकिन इफ यू वांट टू अप्लाई CSS इन HTML, आप सिंपली स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के भी अप्लाई
कर सकते हो, और इस कैटेगरी को हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। क्या बोलते हैं? इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस क्या सबको समझ आ रही है? ऐसी सीएसएस जो स्टाइल के एट्रीब्यूट से लगती है, उस सीएसएस को क्या बोलते हैं? इनलाइन सीएसएस। बात समझ आ रही है? अच्छा, इनलाइन सीएसएस के बाद हमारे पास आता है स्टाइल का एट्रीब्यूट। क्या आता है? वो हम स्टाइल का टैग। ये मैंने टैग बनाया ना, ये टैग ही है। कैसे पता लग रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, मतलब जो सिंटैक्स है वो टैग वाला हमने यूज किए। अच्छा, अब स्टाइल के टैग के अंदर भी हम सीएसएस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीएसएस लिख सकते हैं, और इस सीएसएस की कैटेगरी को हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। क्या बोलते हैं? इंटरनल सीएसएस। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लोरम लिखता हूँ 3 और उसको मैं कहता हूँ, अभी डेफिनेटली क्या मैं कर रहा हूँ ये आपको नहीं समझ में आ रहा, और वो आपको समझने की जरूरत भी, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन अभी के लिए ये समझो, अगर सीएसएस को स्टाइल के टैग के अंदर लगाया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सीएसएस। तो अगर मैं इसको लगा रहा हूं, देखो अभी भी सीएसएस अप्लाई हो रही है। मतलब सीएसएस की बहुत सारी चीजें हैं, जो जिसमें कलर एक चीज है, फॉन्ट एक चीज है, बहुत सारी एनिमेशन एक चीज है, बहुत सारी सीएसएस की चीजें हैं। लेकिन उसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं? जस्ट के किस किस तरह की सीएसएस हम अप्लाई कर सकते हैं, और कहां कौन कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम सीएसएस को एचटीएमएल के साथ लिंक कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो हमने 2 तरीके पढ़े। अगर सीएसएस स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ लगे तो उसको क्या बोलते हैं? इनलाइन सीएसएस। और अगर सीएसएस स्टाइल के टैग की मदद से लगे तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सीएसएस। अब एक आखिरी जो बात रह गई है सीएसएस की, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस। दैट इज कॉल्ड, हम उसमें क्या करते हैं? किसी भी नाम से फाइल का नाम रखते हैं। जैसे लाइक मैंने स्टाइल के नाम से रख दिया, ये जरूरी नहीं कि स्टाइल ABC वट, आप नाम से रख लो, जस्ट लाइक abc.css। जिस तरह हमने index.html रखा था ना, तो इस तरह कोई भी नाम .css। तो इससे क्या होगा कि मेरी CSS की फाइल बन जाएगी। इससे क्या होगा? मेरी CSS की फाइल बन जाएगी। जिस तरह HTML की फाइल में हम क्या लिख सकते हैं? HTML लिख सकते हैं, लाइक टैग्स वगैरह, एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। CSS की फाइल में हम क्या लिखेंगे? CSS लिखेंगे। इसी वजह से हमने उसकी एक्सटेंशन को क्या रखा है? .css रखा है। अच्छा, इसमें भी हम क्या करते हैं? एक और टैग लगा लेते हैं, और फिर ताकि हमें क्लैरिटी ज्यादा आ जाए, और इसको हम बोल देते हैं ऐसे, और इसके अंदर हम सिंपली उसका भी बैकग्राउंड कलर जो है वो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउन कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने CSS अप्लाई की है, लेकिन ये ABC CSS मैंने एक्सटर्नल CSS बनाई है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी CSS जो आपकी सेम index.html में या सेम HTML फाइल में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल CSS। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल CSS बनाई है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी। जैसे इसका कलर नहीं चेंज हुआ, ये ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी। ये कैसे चलेगी? हमें एक्सटर्नल फाइल को अपनी HTML की फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिंक। देखो, आप कैसे पूछेंगे फिर हमें इनलाइन और स्टाइल को जो या इंटरनल CSS को क्यों नहीं लिंक करना पड़ा? क्यों? क्योंकि वो वाली CSS हम HTML की फाइल के अंदर ही लिख रहे हैं, इसलिए वो तो होती वहीं पे है, तो उसको लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल CSS बनाएंगे तो उसको लिंक करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि वो एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिखी गई है, वो एक्सटर्नल फाइल के अंदर पड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई इशू यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमने ये भी बना लिया CSS। अब लिंक कैसे करना है? लिंक करने के लिए मैं स्टाइल टैग के नीचे लगा देता हूं। लिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लिंक का टैग लगाना है। जिस तरह मैंने लिंक का टैग फेवी आइकन के लिए बनाया था ना, इसी तरह लिंक का टैग लगाना है। और ये इनलाइन टैग है, सॉरी ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें रिलेशन मैंने दिया स्टाइल शीट। हम बोल रहे हैं ना CSS का मतलब क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसलिए लिंक का हमने जो रिलेशन दिया है वो क्या है? स्टाइल शीट। और href का मतलब क्या है? कि मुझे वो पाथ, वो URL दो जहां पे आपकी फाइल है।
तो हमारी फाइल का नाम क्या है? abc.css। तो हमने उसका लिंक उसको दे दिया। अब ये देखो यहाँ पे कलर भी आ गया। तो अगर मैं जनरली आपको ओवरव्यू रिवाइज करवाऊं तो हम क्या कर रहे हैं? हम बॉडी से ऊपर देंगे हेड टैग में। अच्छा, हम क्या अभी तक हमने क्या काम किया है? हमने डिस्कस किया कि वेबसाइट जो होती है उसके डिजाइनिंग के दो पार्ट रहते हैं। एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और दूसरा हम स्टाइल्स डिफाइन करते हैं कि उसको खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, पहला काम तो हमने HTML में सीख लिया था। फिर हमने देखा कि ये दोनों चीजें सेपरेट नहीं चल सकती हैं, इन दोनों को आपस में लिंक करके चलाना पड़ता है। अच्छा, अब CSS को HTML के साथ लिंक करने के 3 तरीके हमने पढ़े हैं। वो कौन कौन से हैं? कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी टैग के ऊपर स्टाइल के एट्रीब्यूट से CSS को लिंक करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनलाइन CSS। अगर हम स्टाइल के टैग के अंदर CSS लिखें तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल CSS। और अगर हम एक्सटर्नल फाइल बना के उसको लिंक के टैग के साथ लिंक करें तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल CSS। तो ये 3 तरीके जनरली हमने CSS को अप्लाई करने के सीख लिए। सही है? अच्छा, अभी हमने ये थ्योरी भी अंडरस्टैंड करनी है कि भाई Y3 एक क्यों नहीं है? एक ही बना देना, सीधा सीधा हमें कंफ्यूजन डाल रहे हैं, 3 टाइप बना दिए। एक बात तो CSS लगाने, तो 3 क्यों बनाए हैं? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक तो ये लॉजिक हमें अंडरस्टैंड करनी है और फिर हमें एक्चुअल में CSS को भी सीखना है कि वो क्या होता है, उसमें काम कैसे होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। जैसे हमने एक टैग कैसे लगाना है उसका सिंटैक्स सीखा, उसके बाद हम इतने टैग्स लगाते हैं कि हम यूज्ड टू हो गए उसके साथ। अगर हम CSS का सिंटैक्स सीख लें, सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी चीज को लिखने का अंदाज। अगर हम वो हुनर सीख लें तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हमें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है ना? जैसे हमने अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो पहले हम उसकी बेस कैरेक्टर जो होते हैं उसको सीखते हैं। जैसे इंग्लिश है तो ABC सीखते हैं, उर्दू है तो अली बे सीखते हैं। वो जब हम सीख लेते हैं फिर बाकी की चीजें खुद से स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसका सिंटैक्स उस लैंग्वेज का सीख लिया है कि काम करना कैसे है, वो अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब उसी तरह के नए वर्ड मिला के हमारे सेंटेंसेस बनते जाते हैं। इसी तरह हमने HTML का सिंटैक्स सीखा कि जो कुछ भी HTML में होगा वो टैग्स की मदद से इस्तेमाल होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं CSS में कैसे चीज हैपन होती है। CSS का सिंटैक्स क्या रहता है, मतलब हम उसको लिखेंगे कैसे। अगर हम उसका एक दफा सिंटैक्स याद कर लें या ज़हन नशीन कर लें तो जितनी भी CSS है, जैसे अगर हम एक दफा टैग बनाने का अंदाज सीखा तो कितने हमने टैग लगाए वो प्रीटी मच सेम ही लगते गए। इसी तरह अगर हम CSS लिखने का सिंटैक्स सीख ले तो जितनी भी चीजें हम लगाएंगे वो लगती जाएंगी। सही है? तो अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि इसका सिंटैक्स क्या रहता है, फिर इस बात पे आएंगे कि ये 3 क्यों कैटेगरी बनाई गई हैं, इसकी 3 टाइप्स क्यों है लिंक करने के HTML को CSS के साथ, एक टाइप क्यों नहीं। सही है? तो इससे क्लैरिटी हमें और आ जाएगी। तो अभी के लिए मैं एक्सटर्नल CSS में चला जाता हूं और मैं ये सारा कुछ यहाँ से खत्म कर देता हूँ और हम यहाँ CSS को सीखने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए दूसरी 2 टाइप्स को आप भूल जाएंगे, वो है भी। अभी के लिए हम एक्सटर्नल पे फोकस कर रहे हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल हो या इनलाइन हो, CSS के लिखने का अंदाज नहीं बदलेगा। वो वही है जो मैं अभी आपको सिखाने लगा हूं। अगर आप उसको अच्छी तरह सीख जाते हैं तो फिर आप इंटरनल लगाएं, इनलाइन लगाएं या एक्सटर्नल लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CSS ही है, आप उसको जैसे मर्जी लगा दें, मतलब जो मर्जी टाइप आप इस्तेमाल करें उसकी लिंक करने की, लेकिन CSS बजाते खुद CSS ही होगी, उसको वैसे ही लगाना है जैसे हम यहाँ पे अभी सिंटैक्स को सीखने लगे। अच्छा, जिस तरह HTML में टैग्स होते हैं, CSS में प्रॉपर्टीज होती हैं। CSS में क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जिस तरह HTML टैग्स लिस्ट है, इस तरह समझो CSS की प्रॉपर्टीज की लिस्ट होगी। मतलब जिस तरह CSS में हमने टैग्स लगाना सीखे थे, तो CSS में क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टी सीखेंगे। अगर हमें सारी टैग्स लगाना आ गए तो हमें HTML आ गई। इसी तरह अगर हमें सारी CSS की प्रॉपर्टीज आ गई तो हमें CSS आ गई। बस एक्चुअली हमें प्रॉपर्टीज की लिस्ट को अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो क्या करती है। जैसे HTML में बहुत सारे टैग हैं, वो क्यों बनाए गए हैं?
हर टैग का अपना मकसद है, अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक दिखने का अंदाज है, अपनी एक लॉजिक है। इसी तरह CSS के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि हर एक का अपना एक इफेक्ट है, हर एक का अपना एक स्ट्रक्चरल चेंज है, हर एक का अपना एक मतलब अपना एक इफेक्ट है जो हम वेबसाइट पे देखेंगे। तो अगर हम वो सारी CSS की प्रॉपर्टीज सीख जाते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको CSS का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपनी मर्जी से एक्सटेंसिव लेवल की कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत वेबसाइट बना सकेंगे। सही है? अच्छा, अब वो प्रॉपर्टी लिखते कैसे हैं उसके ऊपर मैं आ जाता हूं। प्रॉपर्टी के लिखने के दो पोर्शन है, उन पोर्शन को हम डिवाइड करेंगे विद कोलन। जिस तरह टैग, जैसे हमने देखा ना, इनलाइन है, लेस देन ब्रैकेट आएगी, फिर ग्रेटर देन ब्रैकेट आएगी, फिर सेल्फ क्लोजिंग है तो फॉरवर्ड स्लैश आएगा, अगर एंडिंग टैग है तो फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होगा, लेस देन ग्रेटर देन, फिर टैग का नाम आएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी के दो हिस्से हैं, एक को बोलते हैं प्रॉपर्टी नेम और एक को बोलेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या बोलेंगे? CSS की प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होते हैं? दो। कौन कौन से? प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू। अच्छा, प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी, डेफिनेटली प्रॉपर्टी का नेम भी कुछ भी हो सकता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। अब ये दोनों हिस्से आपस में डिवाइड कैसे होते हैं? हम उसके लिए यूज करते हैं कोलन। क्या यूज करते हैं? कोलन। अच्छा, कोलन के राइट साइड पे जो चीज आएगी डेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू, और कोलन के लेफ्ट साइड पे जो चीज आएगी डेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नेम। क्या समझ में आया? कि हमने CSS में लगानी है बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज। कितनी टोटल प्रॉपर्टी हम लगाएंगे उतने हमारे पास कोलन होने चाहिए। उतने क्या होने चाहिए? कोलन होने चाहिए। अभी मैंने कितने कोलन लगा दिए? 3। तो मतलब मैंने कितनी CSS की प्रॉपर्टी लगा दी? 3। अगर मैं 10 कोलन लगाऊं तो कितनी प्रॉपर्टी होगी? 10। तो टोटल कितने कोलन लगाने हैं ये मेरे ऊपर है कि मैं कितनी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो हर प्रॉपर्टी के दरमियान एक कोलन तो लाजमी आएगा। अच्छा, कोलन की राइट साइड पे आएगा प्रॉपर्टी का वैल्यू और लेफ्ट साइड पे, तो यहां पे आएगा क्या? वैल्यू, और यहां पे क्या आएगा? नेम। अच्छा, अब जितनी भी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं उन सब के कोलन के राइट साइड पे क्या आएगा? वैल्यू, और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? नेम। इतनी बात समझ आ गई? इजी है ना सिंटैक्स? अच्छा, इस सारे चीज को क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी। और कोलन के लेफ्ट साइड पे जो चीज है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी नेम, और राइट साइड पे जो चीज है प्रॉपर्टी वैल्यू। तो जितनी CSS के अंदर हम लिखेंगे सबका सिंटैक्स सेम रहेगा, सिंटैक्स नहीं बदलेगा। मतलब क्या? हम हमेशा CSS पे प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रॉपर्टी हमेशा उस चीज को बोलेंगे जिसके दरमियान में कोलन आ रहा है और लेफ्ट साइड पे नेम आ रहा है और राइट साइड पे वैल्यू। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी। तो अगर मैं बोलूं कोई चीज आपको दिखा के कि ये CSS की प्रॉपर्टी है या नहीं, आप उसको पहचान लोगे? कैसे पहचानेंगे? कोलन के साथ पहचानेंगे कि लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है और राइट साइड पे क्या आ रहा है और दरमियान में कोलन आ रहा है या नहीं। सही है? अच्छा, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी CSS की बताता हूं जो इसी सिंटैक्स पे फॉलो करेगी। उसका जो नाम है वो है कलर, COLOR, कलर, और उसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। तो लेट्स सपोज मैं उसको कह देता हूं रेड। अब ये क्या है? ये CSS की एक प्रॉपर्टी है। कैसे पता लगा? क्योंकि कोलन आ रहा है, लेफ्ट साइड पे नेम आ रहा है और राइट साइड पे वैल्यू आ रही है। अच्छा, मैंने ये एक प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी लिख के देता हूं डेट इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर, और उसकी मैं वैल्यू दे देता हूं मे बी ब्लू। अब मैंने कितनी प्रॉपर्टी लगा दी है? 2। कौन कौन सी? बैकग्राउंड कलर और कलर। एक की वैल्यू क्या है और एक की वैल्यू क्या है? ब्लू है। तो ये CSS की प्रॉपर्टीज ही हैं। कैसे पता लगे? कोलन की वजह से कि इनके दरमियान में कोलन आ रहा है, तो इस वजह से ये CSS की प्रॉपर्टी है।
अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी सीएसएस की खत्म हो गई है और दूसरी मुझे शुरू करनी है, उसके लिए हम हमेशा सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सेमीकोलन का। तो ये सेमीकोलन हमें क्या बताएगा? ये हमें ये बताएगा कि ये प्रॉपर्टी यहां पे खत्म हो गई है। तो देखो, प्रॉपर्टी खत्म होने का हमें कैसे पता लगेगा? नहीं, मतलब जनरली आपको सेमीकोलन यहां पे लगाना है, आपको कैसे पता लगेगा? जब वैल्यू खत्म हो जाएगी तो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। हमें पता है प्रॉपर्टी के तो 3 ही हिस्से होते हैं, दरमियान में कॉलन आ रहा है, लेफ्ट पे नेम आ रहा है, राइट पे वैल्यू आ रही है। जब वैल्यू आ गई और वैल्यू खत्म हो गई तो उसके बाद क्या लगा सकते हैं हम? सेमीकोलन। सेमीकोलन से हमें क्या पता लगेगा कि प्रॉपर्टी यहां पे खत्म हो गई। बात समझ आ गई? इसका मतलब है कि न्यू लाइन यहां पे शुरू हो गई। दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम एक पे ही फोकस है ना, कि एक वैल्यू है, इसीलिए हम सेमीकोलन इस्तेमाल करें। अच्छा, ये चीज अब वैलिड रहेगी या नहीं? ये सेमीकोलन क्यों बनाया गया, मैं आपको समझाने की खातिर कर रहा हूं। ऐसे वैलिड रहेगी ना? क्यों बोला? क्योंकि सेमीकोलन ये बता रहा है कि यहां पे प्रॉपर्टी अब खत्म होगी। अगर सोचो ये सेमीकोलन ना होता, अब वो कंफ्यूज होता है ना यहाँ पे कि अब ये प्रॉपर्टी का नाम है या उसकी वैल्यू है। क्योंकि एक प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो 2 कीवर्ड भी हो सकती है। जैसे मैंने रेड लिखा, ऐसी वो 2 कीवर्ड होगी। लाइक लेट्स सपोज उसका, अगर मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रेड बैकग्राउंड, ये नाम है। अब एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम भी बैकग्राउंड कलर है, तो अब कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करे कि ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई और अगली शुरू हो गई है? तो उसके लिए हम हमेशा जब भी प्रॉपर्टी खत्म होगी तो हम क्या लगाएंगे? सेमी। अच्छा, जनरली ये कंप्यूटर के लिए तो ठीक है, लेकिन इंसानों के लिए ये स्टिल ठीक नहीं है। इंसानों के लिए या ह्यूमन बीइंग्स के लिए मैं ये चाहता हूं जहां पे सेमीकोलन आए आप उससे अगली लाइन न्यू लाइन से शुरू करें। टेक्निकली लॉजिकली इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से देखें तो ये वाली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर नजर आ रही है। ऐसे ही है ना कि एक लाइन में एक प्रॉपर्टी लिखना ज्यादा डेवलपर के लिए समझ आने की रीडबिलिटी बढ़ जाती है। हमने डिस्कस किया था ना कि हमने काम ऐसा करना है जिससे हमारे जो पीयर डेवलपर्स हैं, पीयर का मैंने बताया था आपको, पीयर ऐसे डेवलपर जो साथ में काम करते हैं, पीयर डेवलपर को हेल्प मिले, मतलब जो आपके साथ काम कर रहे हैं उसको आसानी हो आपका कोड रीड करने की, रीडबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा जिधर हमने हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारे कोड की रीडबिलिटी ज्यादा हो। रीडबिलिटी ज्यादा होगी तो दूसरा डेवलपर जल्दी समझेगा, काम जल्दी होगा। सही है? तो लॉजिकली कंप्यूटर के लिहाज से ये वैलिड है, लेकिन टेक्निकली हम इसको ऐसे करेंगे ताकि रीडबिलिटी इंक्रीज हो जाए कि एक लाइन में एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो जितनी प्रॉपर्टीज लगानी है उतनी लाइनें हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। इतने किसी को कोई कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक, वो हर एक उतनी प्रॉपर्टीज हम इंक्रीज करते जाएंगे। जितने भी हमने इफेक्ट डालने हैं उतने हमने प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है। और कौन सी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है वो भी डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मतलब किस तरह का डिजाइन बनाना चाहते हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यही तो हमने पढ़ना है। अभी हमने 2 ही पढ़ी हैं, अभी इनका आउटपुट क्या होती है अभी तो हमने वो भी नहीं देखा। अब जब हम इनको देखेंगे, एक की आउटपुट देखेंगे, दूसरे की आउटपुट देखेंगे, फिर तीसरे चौथे, फिर आगे आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे मामला सीधे होंगे। सही हो गया? अच्छा जी, अब एक चीज इंटरेस्टिंग है कि एक जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो जरूरी नहीं कि एक ही दफा यूज हो। आप ये कह सकते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर ब्लू, फिर मैंने लाइन नंबर 6 पे जाके बैकग्राउंड कलर को रेड करना है, तो ये लॉजिकली ठीक है ना? क्योंकि लेट्स सपोज मेरे पास अगर 2 टैग हैं, एक टैग को मैंने ब्लू करना है, एक को रेड, तो एक ही सीएसएस की प्रॉपर्टी को बार बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लॉजिकली ठीक है, ये इनवैलिड नहीं है। बात समझ आ गई? इसमें किसी को कंफ्यूजन यहां तक? ओके, आगे बढ़े। अच्छा, अब जो चैलेंज है ना वो ये है कि इतनी बात तो समझ आ रही है, सीएसएस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, सेमीकोलन किसको कह रहे हैं, कोलन किसको कह रहे हैं, वो तो क्लैरिटी मिल रही है हमें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने सारी सीएसएस लिखी है,
ये किस टैग पे अप्लाई हो। मैं चाहता हूं कि जो H1 टैग है उस पे कलर ब्लू हो जाए, और फिर मैं चाहता हूं कि जो H3 टैग है उसका कलर रेड हो जाए। अब मैंने अभी क्या कहीं पे ये बताया है कि H1 का कलर ब्लू हो जाए और H3 का कलर रेड हो जाए? नहीं। जब कंप्यूटर को बताया ही नहीं है तो कंप्यूटर क्या ये काम कर सकता है हमारे लिए? नहीं कर सकता। अच्छा, यहां पे एक CSS का कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड CSS सेलेक्टर्स। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टर्स। सेलेक्टर का मतलब क्या है? उस टैग को सेलेक्ट करो, उस टैग को बुलाओ, उस टैग से बात करो, उस टैग के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करो जिसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है। क्यों? अदरवाइज तो पता कैसे लगेगा कि कौन सी CSS किस टैग पे अप्लाई करनी है? बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, वो कनेक्शन बनाने के लिए और कौन सी प्रॉपर्टी किस टैग पे अप्लाई हो करने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक्स। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक्स। हम हर टैग जिस पे हम जो स्टाइल देना चाह रहे हैं उसका एक ब्लॉक बनाएंगे। वो ब्लॉक कैसे बनेगा? जितनी प्रॉपर्टीज आपने उस पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई करनी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को आप करली ब्रेसेस के अंदर रैप कर देंगे। तो लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूं कि कोई एक टैग है उस पे दो प्रॉपर्टीज रैप होनी चाहिए, कलर और बैकग्राउंड कलर, वो मैंने ऐसे रैप कर दी। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो बैकग्राउंड कलर रेड है ये किसी और टैग पे अप्लाई हो, तो उसके लिए मुझे उसका डिफरेंट ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो ब्लॉक कैसे बनाना है? करली ब्रेसेस से। ऑल गुड? अच्छा, अब हर एक ब्लॉक को हम किसी भी पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अपनी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली फाइल के अंदर नहीं लिखना। अगर मैं डायरेक्टली सारी प्रॉपर्टीज विदाउट ब्लॉक लिख दूंगा तो वो सारी प्रॉपर्टी सारे टैग पे अप्लाई हो जाएंगी। हमने उनके डिब्बे बनाने हैं छोटे छोटे। वो डिब्बे कैसे बनेंगे? करली ब्रेसेस के साथ। तो करली ब्रेसेस के साथ हमने ब्लॉक बना लिए या डिब्बे बना लिए। अब ये वाला डिब्बा मैं जिस पर्टिकुलर टैग पे चाहूं अप्लाई करना तो कर सकता हूं। सही है? अब किस टैग पे करना है उसके लिए CSS का कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? CSS सिलेक्टर। अच्छा, एक जो सिलेक्टर है, एक सिलेक्टर की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे कि सिलेक्टर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक जो सिलेक्टर की टाइप है, सिलेक्ट द टैग बाय नेम। सिलेक्ट द टैग बाय टैग नेम, कि टैग को सिलेक्ट करो बाय देयर नेम्स। तो H1 का नेम होता है, H1 टैग कोई है ना, उसका नेम है। तो मैंने करली ब्रेसेस के ब्लॉक के सामने उसका नाम लिख दिया H1, और इस वाले करली ब्लॉक के सामने क्या लिख देता हूं? H3। अब इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि H1 टैग को ढूंढो और उसके ऊपर इसके सामने लिखा हुआ ब्लॉक अप्लाई कर दो। उस ब्लॉक में चाहे एक प्रॉपर्टी है चाहे एक से ज्यादा 10 प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं कि अगर ये इंटरेस्टिंग है, अगर H1 ज्यादा होंगे तो सब H1 पे अप्लाई होगा। हम कह रहे हैं ना कि H1 को सिलेक्ट करो, तो H1 तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक होगा तो एक पे अप्लाई हो जाएगा, एक से ज्यादा होंगे तो एक से। अब बात आपको समझ आ रही होगी कि हमने क्या, सबसे पहले प्रॉपर्टीज तो हम लगा सकते हैं, फिर हमने सीखा प्रॉपर्टी की डुप्लीकेशन भी हो सकती है, फिर हमने सीखा कि प्रॉपर्टी को सिर्फ CSS की फाइल में डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो अपनी मर्जी के टैग पे कैसे अप्लाई करेंगे? वो तो पूरे की पूरी HTML पे अप्लाई हो जाएंगे वो इफेक्ट्स। लेकिन हम चाहते हैं कि इफेक्ट अप्लाई हो हमारी मर्जी के टैग्स के ऊपर। तो उसने बोला कि प्रॉपर्टी के ऊपर करली ब्रेसेस बना के उन प्रॉपर्टी का एक बॉक्स बना के डिब्बा बना लो। हमने बॉक्स बनाया कैसे? करली ब्रेसेस लगा ली। अब वो डिब्बा उठा के मैं किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकता हूं। तो हमने क्या कहा कि ये वाला जो डिब्बा है ना जिसमें दो CSS की प्रॉपर्टी है, तुम इसको अप्लाई कर दो। किस पे अप्लाई कर दो? इस डिब्बे के सामने लिखे हुए टैग के ऊपर।
तो इस डिब्बे के सामने कौन सा टैग लिखा हुआ है? H1। तो ये क्या करेगा? H1 के ऊपर अप्लाई कर देगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमने इनलाइन CSS दी थी उसको खत्म कर देते हैं, और ये भी खत्म कर देते हैं जो हमने इंटरनल CSS दी थी, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अभी सिर्फ हमारी HTML फाइल में ओनली लिंक है एक्सटर्नल CSS। अच्छा, अब मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे आऊंगा तो क्या होगा? इसको रीसेव नहीं किया? हाँ जी, लिंक किया हुआ है ना, ये देखो हमने अभी पढ़ा था ना लिंक किए। हाँ जी, हमने अपनी CSS को HTML से लिंक करना है, तो उसके 3 तरीके मैंने पढ़ाए हैं आपको, इनलाइन, इंटरनल और तो अभी हम एक्सटर्नल पे फोकस कर रहे हैं कि हमने एक्सटर्नल में ये स्टाइल अप्लाई किए, उसको लिंक कर दिया लिंक टैग के साथ। अब आप देखेंगे कि हमारे स्टाइल आ गए। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो क्या? जो पहले वाला टैग है उस पे कितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं? कौन कौन सी? उसका ये वाला कलर भी रेड हो गया और उसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू हो गया, और दूसरे वाले पे सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लैक। तो ये कलर तो ब्लैक ही है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो CSS की जो कलर प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअली जो कंटेंट का फोरग्राउंड कलर होता है ना, जो टेक्स्ट का कलर है, उसको चेंज करती है। और जो CSS की बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है? बैकग्राउंड का कलर चेंज करती है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब हमने लेट्स सपोज हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई H5 टैग हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाए। अच्छा, ऐसा अचीव करने के लिए मैं सबसे पहले लगा लेता हूं प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर, और उसको मैं क्या कर देता हूं? येलो, और उसको सेमीकोलन से बंद कर देता हूं। क्या ऐसे मेरा अप्लाई हो जाएगा? नहीं, पहले मुझे इस प्रॉपर्टी का क्या बनाना है? ब्लॉक बनाना है। तो ब्लॉक कैसे बनेगा? कर्ली ब्रेसेस शुरू करके उसको बंद कर देंगे। फिर हमने अब ब्लॉक तो बना लिया, ब्लॉक किस पे अप्लाई करना है? ब्लॉक किस पे अप्लाई करना है? H5 पे। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? H5। हम क्या करेंगे, अभी अभी ये कहीं पे अप्लाई होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि H5 टैग ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे H5 लिखूंगा और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, तो क्या होगा? H5 शो हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? अगर मुझे इसी H5 का फोरग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? कलर की प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी को कर देता हूं वाइट। ठीक है, विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो वाइट हो गया। सही है। तो हमें क्या समझ में आई बात फिर कि CSS की प्रॉपर्टीज कैसे लगेंगी, कर्ली ब्रेसेस का क्या मतलब है, और CSS सिलेक्टर किसे कहते हैं। तो एक्चुअली हमने 3-4 कंसेप्ट सीखे हैं। एक हमने कंसेप्ट सीखा है दैट इज कॉल्ड CSS को लिंक कैसे करना है। तो उसके लिए 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल कैसे लिंक होगा? दूसरी फाइल को, अपनी HTML की फाइल को लिंक करना। कैसे लिंक करेंगे? लिंक का टैग यूज करेंगे। उसका रिलेशन क्या होगा? स्टाइल शीट। और उसका href क्या होगा? पाथ ऑफ द फाइल, CSS फाइल। फिर हमने सीखा कि CSS की प्रॉपर्टी, CSS में जितना भी हम डिजाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड CSS प्रॉपर्टीज। फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर्टी नेम एंड उसकी वैल्यू। वो दोनों आपस में किससे डिवीजन होते हैं? कॉलन से। और एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से कैसे डिफरेंट होती है? सेमी कॉलन के साथ। फिर हमने देखा कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको किसी टैग पे अप्लाई करने के लिए इनका हमें क्या बनाना पड़ता है?
ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं? कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब कर्ली ब्रेसेस भी बन गई, सीएसएस की प्रॉपर्टीज भी लग गई। अब चीज आती है कि ये किस टैग पे अप्लाई मुझे करना है। उस कंसेप्ट को हम कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? सीएसएस सिलेक्टर। फिर हमने देखा कि सीएसएस में एक सिलेक्टर है जिसको बोलते हैं टैग नेम सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? टैग नेम सिलेक्टर। उस टैग नेम सिलेक्टर का क्या मतलब होता है? टैग को उसके नेम की मदद से सेलेक्ट करना और उसके अंदर जो भी मैंने ब्लॉक लिखा है सारा अप्लाई कर देना। अगर एक से ज्यादा टैग होंगे तो वो वाला ब्लॉक हर टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वो वाला ब्लॉक हर टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हाँ जी। अब मैंने आपको बोला कि ये भी काम अगर हमने एक पे करना है, सिर्फ 2 पे करना है, सिर्फ 5 टैग पे करना है। अब ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं? सीएसएस सिलेक्टर्स। क्या बोल रहे हैं? तो इसका मतलब एक टाइप हमने पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड सीएसएस सिलेक्टर टैग नेम। अब हम कोई दूसरे सिलेक्टर पढ़ेंगे जो इस तरह की वेरिएशंस को अलाउ करेंगे। जैसे एक वेरिएशन है जिसका काम है सिर्फ एक टैग पे हमने ये इंश्योर करना है कि 100% वो ब्लॉक सिर्फ एक ही टैग पे अप्लाई हो। तो उसके लिए हमने एक सिलेक्टर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड आईडी सिलेक्टर। दैट इज कॉल्ड आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या करता है? क्योंकि हमें पता है कि आईडी पूरे पेज में यूनिक होती है, एक ही टैग पे अप्लाई होती है। अगर हम वो ब्लॉक उस आईडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ एक ही टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई होगी, एक से ज्यादा टैग पे अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, ये करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें लेट्स सपोज अभी हम H5 एक और बना लेते हैं, उसमें बोल लेते हैं CSS। तो हेलो वर्ड भी आ रहा है, साथ में CSS लिखा भी आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि दोनों पे सेम स्टाइल ही अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो सिलेक्टर यूज किया दैट इज कॉल्ड टैग नेम सिलेक्टर। तो टैग नेम तो जितने भी टैग होंगे सब पे करेगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि वो टैग नेम सिलेक्टर जो है वो चेंज हो जाए और वो अप्लाई करे ओनली हेलो वर्ड वाले पे अप्लाई करे। तो इसके लिए हमें पहले उस टैग के ऊपर क्या लगानी है? आईडी। तो आईडी कैसे लगाते हैं? आईडी इक्वल टू एट्रीब्यूट कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी। मैं इसको बोल देता हूं हेलो। ठीक है, मैंने इस पे आईडी क्या दे दी है? हेलो। अब इस पर्टिकुलर हेलो के ऊपर मैं स्टाइल कैसे अप्लाई करूंगा? अब स्टाइल अप्लाई करने के लिए पहले हम यूज कर रहे थे H5, लेकिन अब तो मैं H5 पे नहीं अप्लाई करना चाह रहा, मैं किस पे जा रहा हूं? आईडी पे। तो आईडी का नाम हम यहां पे लिखेंगे, क्या नाम है? हेलो। सही है। अब हेलो HTML को ये बताना है, सॉरी CSS को ये बताना है कि हेलो टैग है या आईडी का नाम है। देखो हमें पता है आईडी का, लेकिन CSS को तो नहीं पता ना, क्योंकि टैग नेम भी ये देखो H3 भी ऐसे ही लिखा हुआ है, हेलो भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब उसको कैसे पता लगेगा कि ये टैग का नाम है या आईडी है? तो ये डिफरेंस पैदा करने के लिए टैग का नाम तो सीधा हम टैग का नाम ही लिखते हैं, लेकिन आईडी सिलेक्टर यूज करते हुए हमें आईडी के सामने लगाना है हैश। क्या लगाना है? हैश। इससे पता लगता है CSS को ये कोई टैग का नाम नहीं है बल्कि ये आईडी है। क्यों? क्योंकि आईडी हमेशा हैश से स्टार्ट होगी। अगर आप यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हैश H5, तो H5 दोनों पे अप्लाई कर देगा ये? नहीं। क्यों बोला? आप उसको H5 टैग नेम नहीं लग रहा, क्या लग रहा है? आईडी लग रही है, और आईडी ऐसी होगी नहीं, इसलिए वो कोई भी स्टाइल दोनों पे अप्लाई करेगा नहीं। अगर मैं इसको बोलूंगा H5 की जगह हेलो, हेलो नाम से आईडी है, तो क्या होगा? सिर्फ स्टाइल पहले वाले पे अप्लाई हो जाएगा, दूसरे वाले पे नहीं होगा। हो सकता है पूरे पेज का जो पेरेंट टैग है वो क्या है? बॉडी। आप बॉडी को आप 2 तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। 2 टाइप्स पढ़ ली ना सिलेक्टर की, कौन कौन सी?
बाय नेम और बाय आईडी। तो मैं क्या देता हूं बाय नेम बॉडी, उसका ब्लॉक बना लिया और उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया हमने, देखो बॉडी भी तो एक टैग है ना, तो उस बॉडी एक पूरे, हम उसको कहते हैं बॉडी, हमने पूरी बॉडी का कलर ही ब्लैक कर दिया बैकग्राउंड से, तो अब वो पूरा उसने कलर चेंज कर दिया। ऐसा ऐसा ही है ना, उसके लिए एक और CSS की प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही सीखी हैं, कौन कौन सी, कलर और बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर लगा सकते हैं, लेकिन एक और प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी। सब कुछ हो जाता है लेकिन उतनी प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी, तो बारी बारी प्रॉपर्टी सीखते जाएंगे, वो काम होते जाएंगे, जो भी सोचेंगे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक अदद और प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी। तो एक ही दम सारी प्रॉपर्टी सीखेंगे तो क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी सीखेंगे। जिस तरह टैग एक ही दिन सारे सीख लेते तो पंगा हो जाता है ना, अब ऐसा ऐसा टैग सीखे तो सब समझ में आ रहा है, तो अब ऐसा ऐसा CSS की प्रॉपर्टी सीखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सही है।